सामीन आदाब, मैं आपका मेजबान तारिक रातर। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में हम ज़राअत और इससे मुंसलिक दीगर शोबों में स्क्वाश कश्मीर के रोल, जिम्मेदारी और मुस्तकबिल के हवाले से नक्शराह के बारे में बात करेंगे। स्क्वाश कश्मीर का जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की और खुशहाली में काफी रोल रहा है। आज के खुसूसी प्रोग्राम में जिन मेहमान शख्सियत के साथ हम रूबरू हैं वो हैं शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब। प्रोफेसर नजीर अहमद साहब, आपका आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम में खुशामदीद और खैर मकदम है। आपका बहुत शुक्रिया मुझे अपने सामईन के साथ आज रूबरू होने के लिए। प्रोफेसर साहब, हम शुरुआत करेंगे इस बात से कि ये जो ज़राअत है, बाकी मुंसलिक शोबे हैं या जिन्हें हम एलाइड सेक्टर्स कहते हैं, ये किसी भी मुल्क या हमारे मुल्क के इकोनॉमी के लिए ये अहम कंपोनेंट क्यों माने जाते हैं? एक बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा। मैं कहूंगा कि दुनिया के सारे ममालिक और खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए और हमारी मईशत के लिए ज़राअत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमारे मुल्क की आबादी करीब 1.5 बिलियन है ऑलमोस्ट, और जो लाइव स्टॉक है करीब 500 मिलियन हमारे लाइव स्टॉक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जानवर हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। तो इन सब के लिए हमें जरूरत है मटेरियल की, फूड है, फीड है, फॉडर की जरूरत है, फाइबर, कपड़ा जो हम पहनते हैं, फ्यूल जो जलाने वाली लकड़ी या अदरवाइज, इसी तरह से इंडस्ट्री के लिए भी हमें रॉ मटेरियल चाहिए। ये सब कुछ हमें एग्रीकल्चर से ही आता है। मैं ये बताते चलूं, यहाँ पे करीब 60 से 75% जो हमारी आबादी है उनकी जो आमदनी और लाइवलीहुड का जरिया एग्रीकल्चर ही है। और दूसरा ये भी बता दूं कि करीब मुल्क में जो हमारा वर्क फोर्स है 500 मिलियन है, और 500 मिलियन में से 250 मिलियन वर्क फोर्स एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारी जो मुल्क की मईशत, यहाँ की जो एम्प्लॉयमेंट और यहाँ का जो फूड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, इसके लिए एग्रीकल्चर की बड़ी अहमियत है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि 1947 में हमारा जो सीरियल प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन था, वो था करीब 50 मिलियन टन, और वो पिछले इन सालों में आज तक 6 गुना बढ़ के 300 मिलियन टन हुआ है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान न सिर्फ फूड सिक्योर है लेकिन हम फूड सरप्लस भी है। अगर हम फ्रूट की बात करेंगे तो करीब 130 मिलियन से बढ़ा के आज 1300 मिलियन टन हमारा प्रोडक्शन है। ये करीब 10 गुना बढ़ा है इन सालों में। इसी तरह से दूध की पैदावार भी 17 मिलियन टन से करीब 230 मिलियन, इसमें करीब 14 गुना इजाफा हुआ है। प्रोफेसर साहब, जम्मू कश्मीर के हवाले से आप मुख्तसरन बता सकेंगे कि इसका क्या स्टेटस है अभी हमारे जम्मू कश्मीर में? जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं जम्मू कश्मीर में, मेरे फादर, आपके फादर, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे पूछा जाए कि आज से 30-40 साल पहले जम्मू कश्मीर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती थी, खाना नहीं मिलता था, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है और प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुआ करता था। आज अगर हम देखेंगे जो चावल हमारा स्टेपल फूड है, उसमें यूनिवर्सिटी ने बहुत सारी वैरायटीज डेवलप करी है, जिनको हम बोलेंगे हाई यील्डिंग और क्लाइमेट रेजिलेंट वैरायटीज। उनकी पैदावारी सलाहियत करीब 10 गुना बढ़ी है। एक वैरायटी हमने रिलीज करी है यूनिवर्सिटी से, इसका नाम है शालीमार राइस 4। करीब 70% जो हमारा कश्मीर का जो लैंड एरिया वो इस वैरायटी के में जो है ना कल्टीवेट हो रहा है वहाँ पे। तो इसकी पैदावारी सलाहियत आज करीब 100 से 120 क्विंटल पर हेक्टेयर की प्रोडक्शन है, इसकी प्रोडक्टिविटी है, जबकि मुल्क में जो प्रोडक्टिविटी है वो है 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। इसका मतलब है कि 3 गुना इसकी ज्यादा पैदावारी सलाहियत जो हमने कश्मीर में बनाई है। इसी तरह से जो हमारे अपर आल्टीट्यूड्स हैं, हायर एरियाज हैं, उसके लिए हमको एक अलग से नई वैरायटी बनानी पड़ी, क्योंकि ये वैरायटी वहाँ पे ज्यादा मैच्योर नहीं होती है। मुश्क बुज्जी जो हम एक बार ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो गया था, क्योंकि उसके कुछ इश्यूज थे, उसमें डिजीज ससेप्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, उसको हमने रिवाइव किया, और रिवाइव करने के बाद में उसका एरिया भी काफी बढ़ गया। और अगर नॉर्मल चावल जो है, आम चावल हम खाते हैं, अगर उसकी कीमत हम देखेंगे करीब 5,000 रुपए 1 क्विंटल की कीमत है, और मुश्क बुज्जी की कीमत है करीब 20,000 रुपए 1 क्विंटल, मतलब 4 गुना उसकी कीमत ज्यादा है। हमने कश्मीर में काशुर बासमत भी बनाया, जिसको बोलते हैं हम शालीमार सुगंध, जो पहले कभी हुआ नहीं। इसी तरह से मक्की में हमारे जो अपर रीचेस है, करीब आधी जो हमारी लैंड है, जो रेनफेड है, उसमें मेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। तो उसकी जो कई सारी वैरायटीज हमने, जो ड्राउट टॉलरेंट है, हाई क्वालिटी प्रोटीन है, हाई यील्डिंग है, वो वैरायटीज में हमने बनाई। करीब उसकी पैदावारी सलाहियत भी 10 गुना बढ़ी है, आधा टन से वो 5 टन हुआ है। ऑयल सीड जो हम सरसों की बात करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी से रिलीज करदा
वैरायटी है, जिसमें शालीमार सरसों 2 है, अब शालीमार सरसों 3 है, उसकी जो पैदावारी सलाहियत काफी ज्यादा है। कुछ सालों पहले तक हमारी जो शालीमार के अंदर में जो लैंड है, एरिया है, वो करीब 30-40 हजार हेक्टेयर हुआ करता था, और पिछले साल ये बढ़ के करीब 2 लाख हेक्टेयर हो गया, और जो प्रोडक्शन है वो 4 लाख टन से वो 9 लाख टन हो गया। इसी तरह से जो अगर हम एनिमल सेक्टर की बात करेंगे, उसमें भी हमने यूनिवर्सिटी लेवल पे काफी एडवांस रिसर्च करी है। तो अगर हम रिसर्च की बात करेंगे, मैं थोड़ा सम अप करके बता दूं यहाँ पे कि इस वक्त रिसर्च और इनोवेशन में स्क्वाश कश्मीर देश के 78 यूनिवर्सिटीज में पहले नंबर पे है। आज तक 96 IPR, जिनमें करीब 85 पेटेंट हमें मिले हुए हैं। तो इस तरह से अगर हमारी यूनिवर्सिटी देश में तीसरे नंबर पे है ओवरऑल, लेकिन इनोवेशन में पहले नंबर पे है। प्रोफेसर साहब, जो रिसर्च और डेवलपमेंट का करंट स्टेटस आपको कहाँ लग रहा है कि कहाँ पे जा रहे हैं हम रिसर्च और डेवलपमेंट के हवाले से? मैं आपको ये बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी में जो एक बहुत बड़ा सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसको हम HADP कहते हैं, एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसका जो है ना जन्म इस यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो बैक स्टॉपिंग है, जो उसके पीछे जो रिसर्च का बड़ा जबरदस्त जो है ना एक बैक है, वो यूनिवर्सिटी ने अपने जिम्मा लिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि हमने जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, जो बेसिकली एक प्राइमरी एग्रीकल्चर हम प्रोड्यूस करते हैं, चाहे कोई भी वो सीरियल्स करें, फ्रूट करें, वेजिटेबल्स करें, उनको हम बाजार में ऐसे बेचते हैं। लेकिन हमने अब ये तय किया हुआ है कि हम इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को, जो जिसमें फायदा कम है और जिसमें फार्मर्स को कुछ ज्यादा फायदा नहीं, उसको हमने सेकेंडरी और कमर्शियल एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना है। और इसके लिए मैं अगर थोड़ा सा और भी बता दूं, उससे हम कहेंगे कि हमने इस प्राइमरी एग्रीकल्चर को बायो इकोनॉमी में कन्वर्ट करना है। हमने अपनी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को, जो करीब अभी 37,000 करोड़ थी 2 साल पहले, इसको हमने 2030 तक 1 लाख करोड़ कैसे ले जाना है, ये टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बगैर नहीं हो सकता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी और हमारी जो सिस्टर यूनिवर्सिटी स्क्वाश जम्मू, दोनों ने ये जिम्मा लिया हुआ है, चाहे वो क्रॉप साइंस हो, एनिमल साइंस हो, फॉरेस्ट्री हो, वो एग्री इंजीनियरिंग हो, वो बायोटेक्नोलॉजी हो, या वो डिजिटल एग्रीकल्चर हो, हर शोबे में हमने जम्मू कश्मीर में एग्रीकल्चर को बैक स्टॉपिंग करना है। और मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से आपको बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी के सारे शोबे इस वक्त इसी रेस में लगे हुए हैं कि गवर्नमेंट ने और सोसाइटी ने और समाज ने हम पे जो ट्रस्ट किया है, हम उस पर खरे कैसे उतरेंगे। नजीर साहब, जो प्रोफेशनल ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट से चर्न आउट होता है या निकलता है, उनकी कॉम्पिटेंस, उनका कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? क्योंकि जनरली आम लोगों को ये पता नहीं होता है या बहुत ही कम पता है कि यहाँ से जो ह्यूमन रिसोर्स जो निकलता है वो किन एरियाज में काम करते हैं फिर, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना रहता है। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं कि देश में 2020 से पहले जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम था, वो अंग्रेजों को दिया हुआ एक एजुकेशनल सिस्टम था। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई, और उसका मकसद ये है कि हमने अपने बच्चों का हुनर बढ़ाना है, उनको क्रिटिकल थिंकिंग उनमें लानी है, उनको इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाना है। तो इस मकसद पर हम काम कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, और उसमें हमें काफी कामयाबी भी मिली है। और उसका एक जो इंडिकेशन है वो ये है कि पिछले 3 सालों में हमारी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट एनरोलमेंट है वो डबल हो गया। मुझे बताने में यहाँ पे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो बच्चे हैं, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, उनका यूनिवर्सिटी पे काफी ट्रस्ट है और भरोसा है। और इस साल 700 सीटों को भरने के लिए, जो अंडर ग्रेजुएट सीट्स हैं, उनको भरने के लिए करीब 25,000 एप्लीकेशन हमें इस साल मौसूल हुई है। और अभी भी जो काफी रश है, पेरेंट्स का काफी डिमांड है कि हमें और भी कुछ करना चाहिए। तो उसमें एक खास बात यह है, हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 30% बच्चे जो है हमारी यूनिवर्सिटी में, वो बाकी रियासतों के बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो हम बुनियादी तौर पर एक स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, लेकिन अब जहां तक आपका सवाल है कि बच्चे करते क्या है, आज से चंद सालों पहले तक बच्चे जब किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते थे, वो यही सोच के आते थे कि 4 साल वहां पे रह के, 6 साल रह के, डिग्री लेके वो सरकार के पीछे जो है ना नौकरियों के पीछे पड़े। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी ने पूरी देश में, और खासकर जो देश में 78 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है, एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हमने बच्चों को इंडस्ट्रियली करना है, उनको एंटरप्रेन्योरियल बनाना है, उनको जॉब प्रोवाइडर्स बनाना है। तो यही एक नतीजा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में 72 स्टार्टअप्स हैं। मतलब वो बच्चों की स्टार्टअप हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं उन्होंने अपने बिजनेस एस्टेब्लिश किए, और हर स्टार्टअप में वो अपने प्रोडक्ट बाजार में या ये मार्केटिंग से बेच रहे हैं। हर स्टार्टअप में उन्होंने कुछ जॉब्स प्रोवाइड करी है। तो हमारा मकसद आने वाले समय में ये होगा
کہ بچوں کو ہم نے گورنمنٹ جاب سے کم ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو اسکلفل بنانا ہے، امپلائبل بنانا ہے، ان میں جو سافٹ اسکلز ہیں وہ بلڈ کرنے ہیں، ان میں کمپٹنسیز بڑھانی ایڈوانس اسکلز کی، اور وہ ہم کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ملک میں جو ہماری یونیورسٹی کی رینکنگ اس وقت ہم کافی اوپر ہے، کہ ہم تیسری جو ہے نا رینک ہے اسٹیٹ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں. پروفیسر نذیر صاحب، کوسٹ کشمیر کے پاس چونکہ آپ نے کافی زیادہ میدانوں میں یا کتنے فیلڈز ہیں، سیکٹرز ہیں، ایکسپینشن کیا ہے، کام کیا ہے، یا سائنٹسٹ لگے ہیں، ریسرچرز لگے ہیں، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے، ٹیکنیکل یا ٹیکنالوجیکل جو بھی اس کے ساتھ، چاہے ساز و سامان ہم کہیں یا ویرودال کے ہیں، لائبریریز کی ضرورت ہے، ڈیجیٹل ایکسیس ہے، آج دنیا میں ڈیجیٹل ایکسیس ہونی چاہیے تھرو آؤٹ ورلڈ، جہاں جہاں سے بھی ٹیکنالوجیز آپ کو پروکر کرنی ہے یا ایکسیس ہونا چاہیے. تو کوسٹ کشمیر میں اس طرح کا کیا ایک ایکو سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں اس میں ایکسس بھی ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، یا آگے بھی کام ہوتا رہے گا، یا کیا مستقبل قریب میں کیا روڈ میپ رکھا ہے آپ نے اس حوالے سے؟ میں یہاں پہ ایکنالج کروں کہ جو سپورٹ پورے ملک میں دو یونیورسٹی سکواش کشمیر اور سکواش جموں کو مل رہا ہے اپنا انفراسٹرکچر اچھا کرنے کے لیے، وہ شاید کسی دوسری یونیورسٹی، دوسری ایگریکلچر یونیورسٹی کو اتنا نہیں مل رہا ہے. اس کی وجہ سے آج دونوں یونیورسٹیز میں بہت ہی ایڈوانس ماڈرن لیبارٹریز ہیں. ماڈرن لیبارٹریز سے آگے چل کے ہم نے سینٹرز آف ایکسلنس ہم یہاں پہ یونیورسٹیز میں بنا رہے ہیں. جیسے اگر اپنی یونیورسٹی کی بات کروں کہ ابھی ہم نے باقی چھوٹی لیبارٹری سے آگے بڑھ کے ایک سینٹر آف ایکسلنس ان ہربل ٹیکنالوجی جو دیش کی سب سے بہترین جو لیبارٹری ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس ایک سینٹر آف ایکسلنس ان ایڈوانس ریپروڈکٹیو ٹیکنالوجی، وہ دیش کی ملک کی سب سے بہترین لیبارٹری ہوگی. اسی طرح سے جو ریزیڈیو اینڈ کوالٹی انالیسس کی لیبارٹری ہے اس یونیورسٹی کے پاس میں، وہ میں بتا دوں کہ نارتھ انڈیا میں وہ سب سے بہترین لیبارٹری ہے، اور جموں کشمیر کی جو 11 یونیورسٹی کی سب سے ایڈوانس لیبارٹری ہے. اسی طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس روبوٹکس میں بھی ہم نے شروعات کری ہے. ہماری یونیورسٹی کی ایک فیب لیب بنی ہے جہاں پہ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہے اس آئیڈیا کو کیسے ایک پروٹوٹائپ میں ڈیولپ کریں، وہ ایک ایڈوانس لیبارٹری ہے. اسی طرح سے اسپیڈ بلڈنگ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہائی یلڈنگ ویرائٹیز، کافی ساری ہائی یلڈنگ ویرائٹیز ڈیولپ کری، لیکن اس اسپیڈ کو ہم کیسے پیس اپ کریں اس کے لیے ہمارے پاس اسپیڈ بلڈنگ فیسلٹیز ہم نے اسٹیبلش کری. جہاں تک لائبریری کی فیسلٹی ہے تو شالیمار میں جو باقی ہمارے ملٹیپل کیمپسز ہیں وہاں پہ جو لائبریریز ہیں ان کو بھی ہم ماڈرنائز کر رہے ہیں اور ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. اور دیش میں ایک ون نیشن ون سبسکرپشن چلا ہے اور وہ ہماری یونیورسٹی کے لائبریریز نے بھی اڈاپٹ کیا ہے، اور ہماری جو لائبریری پوری طرح سے ڈیجیٹل ہے. میں آپ کو تھوڑا سا آگے بتا دوں کہ سکواش کشمیر کا جو انکیوبیشن سینٹر ہے وہ دیش کی ساری ایگریکلچر یونیورسٹیز کے انکیوبیشن سینٹرز میں سے سب سے آگے ہے ان ٹرمز آف اٹس آؤٹ پٹس، آؤٹ کمز، یا بچوں کو سیڈ منی پرووائڈ کرنے کے لیے یا جو اسٹیبلش کرنے کے لیے جو اسٹارٹ اپس ہے. تو میں کانفیڈنٹلی بتا دوں آپ کو کہ ساری یونیورسٹیز، لیکن دو ایگریکلچر یونیورسٹیز کا انفراسٹرکچر کافی اچھا ہے، اور آنے والے کچھ سالوں میں ہم ورلڈ کلاس انفراسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں. پروفیسر صاحب، گورنمنٹ کی طرف سے، گورنمنٹ آف انڈیا یا گورنمنٹ آف جموں اینڈ کشمیر، اس میں ایک پارٹنرشپ میں پروگرام ہوتے ہیں جیسے وکست کرشی سنکلپ ابھیان جو کچھ مہینوں پہلے لانچ کیا گیا. اس کا مین آبجیکٹو کیا تھا اس ابھیان کا، کیونکہ اس میں فارمر انوالو تھا گراس روٹ لیول پہ؟ بالکل صحیح. یہ خریف سیزن میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک 15 دن کا ایک ابھیان، ایک مہم چلائی تھی کہ ہم نے لیبارٹریز کو لیب ٹو لینڈ والا پروگرام تھا کہ ہم لیبارٹریز میں جو ریسرچ کرتے ہیں کہ وہ ہم فارمرز تک کیسے پہنچائیں گے، ان کو کیسے اویئر کریں گے، ان کی کیسے ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. یہ 15 دن کا پروگرام چلا تھا. اور میں یہاں پہ یہ بتا دوں ہمارے جو آنریبل یونین منسٹر فار ایگریکلچر جب وہ جموں آئے تھے شروع میں ہی، تو وہاں پہ ہماری گورنمنٹ نے ان کے ساتھ یہ شیئر کیا کہ وکست کرشی سنکلپ ابھیان اگر چلا تھا 2 ہفتوں کا، لیکن ایسا ہی پروگرام، اس کو ہم کہتے ہیں جموں کشمیر میں کسان سمپرک ابھیان، یہ ہم 2023 سے ہی چلا رہے، اور جس میں ہم نے قریب 10 لاکھ فارمرز پہنچے. اور صرف مقصد یہ تھا کہ ہم ان کو کیسے اویئر کریں گے، ہم ان کی جو ہے نا کیپیسٹی ہم کیسے بڑھائیں گے، ہم ان کو یہ کیسے بتائیں گے کہ جو ریزیلینٹ پریکٹسز ہیں یا جو نیچرل آرگینک فارمنگ ہے، یا پھر اپنے پروڈیوس کو بازار تک لے جانے کے لیے جو گیپس ہیں ان کو ہم کیسے فل کریں گے، یا ان کو بتائیں کہ ان کو پروسیسنگ، ویلیو ایڈیشن، مارکیٹنگ کے بارے میں بھی ان کو کیسے بتائیں. تو یہ وہ ابھیان تھا، اویئرنیس والا پروگرام. لیکن اس سے بڑھ کر جموں کشمیر گورنمنٹ نے HADP میں جو کسان سمپرک ابھیان لانچ کیا ہوا ہے، پہلے فیز میں قریب اپریل 2023 سے مارچ 2024 تک قریب ہم نے 8,000 پنچایت اس کو کور کیا تھا. پھر اس کے بعد قریب 4,000 پنچایت اس کو کور کیا ہے. تو پورے دیش میں یہ پروگرام سب سے کامیاب ہمارے جموں کشمیر میں رہا ہے، اور اس کی سراہنا یونین گورنمنٹ نے بھی کری ہے.
प्रोफेसर साहब, विकसित कृषि संकल्प अभियान का अब दूसरा फेज आ रहा है, वो कौन सा है? इससे पहले तो खरीफ था, अब शायद रबी का सीजन का आप इसमें आने वाला होगा ये प्रोग्राम। बिल्कुल, एक और ऐसा ही प्रोग्राम है, उसको हम कहते हैं कि सेवा पर्व। ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा ये वाला प्रोग्राम। तो अगर हम ये कहेंगे, थोड़ा सा हिंदी में इसको बोलेंगे कि सेवा परमो धर्म, यानी खिदमत सबसे बड़ी इबादत है। ये प्रोग्राम चलेगा 2 हफ्तों के लिए, और इसमें एक बड़ा मकसद है कि हमने जो लोगों तक ये बात पहुंचानी है। सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, एग्रीकल्चर से आगे बढ़ के हमारा एजुकेशन है, हेल्थ है, और हर सेक्टर में हमने लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है, उनको अवेयर करना है, उनको ये बताना है कि ये मुल्क बहुत ही डाइवर्स है, लिंग्विस्टिकली है, एथनिकली है, रिलीजियसली है, कल्चरली है, रीजनली बहुत ही डाइवर्स है, और हमने उनको इसके बारे में अवेयर करना। साथ में जो मुल्क ने तरक्की करी है, चाहे वो साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, या वो ज़राअत में हो, या वो स्पेस में हो, हेल्थ में हो, ये भी हमने उन तक पहुंचा। और खास इसका मकसद रहेगा कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो खवातीन हैं, और हमारे समाज के जो कमजोर तबके हैं, उन तक हम जो मुख्तलिफ प्रोग्राम है गवर्नमेंट के, उन तक कैसे पहुंचाएंगे, उनको कैसे अवेयर करेंगे, ये उसका मकसद है। जी प्रोफेसर साहब, हम दूसरे प्रोग्राम की तरफ आते हैं। वो आपने रिसेंटली लॉन्च किया था, रूरल क्रेडिट वर्कशॉप, जो JKCIP के अंडर आता है, अभी वो चल रहा है। तो इस प्रोग्राम के तहत आप फार्मर्स को या एंटरप्रेन्योर्स जो है, एग्री एंटरप्रेन्योर्स है, उन तक क्या पैगाम लेकर या क्या मैसेज जाता है, कौन सा प्रोग्राम लेकर आप जाते हैं ताकि वो इसके अंदर अपना काम करें और उनका लाइवलीहुड बने, और ओवरऑल जो एग्रीकल्चर या एलाइड सेक्टर्स हैं उनमें तरक्की की जो राह है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, उसमें इस्तेकाम आता है। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि पूरे मुल्क में जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रोग्राम है वो जम्मू कश्मीर में चल रहा है। एक चल रहा है HADP, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हमारी गवर्नमेंट करीब 5,000 करोड़ रुपए का उसमें इन्वेस्टमेंट है, और दूसरा प्रोग्राम है, उसका नाम है JKCIP। ये एक वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है, करीब 1,800 करोड़ का दूसरा प्रोग्राम है। ये बुनियादी तौर से हमारी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रही है ताकि हम आने वाले सालों में एग्रीकल्चर को इतना आगे बढ़ाएं कि हम फार्मर्स की आमदनी, इनकम और जम्मू कश्मीर की जो मईशत उसको मजबूत करेंगे। उसके लिए सपोर्ट तो कर ही रही है गवर्नमेंट, अपने फार्मर्स को, अपने बिजनेस कम्युनिटीज को, अपने लॉजिस्टिक्स को, अपने वैल्यू चेन को बढ़ाने के लिए। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए जो हमारे एग्री बिजनेस है या जो फार्मिंग कम्युनिटी है, उनको भी इन्वेस्ट करना है अपने तौर से, सारा सरकार नहीं करेगी। तो उसके लिए एक उनके पास अपना जो पैसा है, या उनको बैंक से, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनको क्रेडिट हासिल करना है। हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इसकी लिटरेसी बहुत कम है, फाइनेंशियल लिटरेसी, कि भाई अगर कोई स्कीम है, अगर उन्होंने किसी बैंक में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाना है तो कैसे उनको एक DPR बनाना है। DPR ऐसा होना चाहिए कि जो बैंक एक्सेप्ट करे, और उसके बाद बैंक से वो क्रेडिट, एक लोन हासिल करें, और ये उन तक पहुंचाना है। फिर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी हमने अपने फार्मर्स के साथ कनेक्ट करना है। करीब हमने 240 ऐसे, उनको हम कहते हैं कि रूरल क्रेडिट वर्कशॉप्स कर रहे हैं अपने KVKs में, और हर साल हमने करीब 90 ऐसे वर्कशॉप्स करने हैं। अभी कुछ 3 हफ्ते पहले इसका हमने आगाज किया, और हमारे हर सारे जितने भी हमारे KVKs हैं वो KVKs में लगे हुए हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। और कोशिश ये है कि अगर हम एग्रीकल्चर को मजबूत करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। गवर्नमेंट एक सपोर्ट करता है, उनको इंसेंटिव देता है, लेकिन अपने जो फार्मर्स हैं, अपने जो उसमें एग्री बिजनेस में, उनको भी अपने इन्वेस्ट करना है। और हर किसी के पास इतना फाइनेंस नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस को या एग्रीकल्चर को मॉडर्न जो है ना टेक्नोलॉजी को लाके आगे बढ़ाए। उसके लिए उनको क्रेडिट की जरूरत है। तो यही मकसद है हमारे इन रूरल क्रेडिट वर्कशॉप्स का। सर, इसके बाद हम छोटी छोटी चीजें या जिनके बारे में फार्मर्स को पता नहीं होता, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का कंसेप्ट है, नेचुरल फार्मिंग का कंसेप्ट है, इसके अलावा सॉइल हेल्थ के बारे में बात होती है, या कभी कभी MSP या किसान क्रेडिट कार्ड, इसको मुख्तसरन बता सकेंगे कि ये चीजें आम लोगों के भी जहन में भी आ जाए और फार्मर्स के जहन में भी आ जाए कि आखिर उन्हें किस तरफ हम ले जा रहे हैं, सही समत में ले जा रहे हैं या सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि देश में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम चला था हमारा, उसको बोलते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो 1960 की दहाई से शुरू हुआ था, और जिसमें हमारा मकसद था कि हम अपनी फूड सिक्योरिटी को कैसे हासिल करेंगे। आबादी थोड़ी कम थी, लेकिन नेशन वाज फूड इनसिक्योर, तो उससे बड़ा जोर था वहां पे हम फूड प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएंगे। लेकिन उस को हासिल करने के लिए हमने कई सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। हमने बेतहाशा केमिकल फर्टिलाइजर्स और एग्रो केमिकल्स का यूज किया। पानी हमारे पास बहुत ज्यादा था, पानी का हमने काफी यूज किया। तो इतने जो 20, 30, 40 साल हो गए, तब से
ہماری انٹینسو ایگریکلچر سے ہمارا سوائل ہیلتھ کمزور ہو گیا. ہم نے اپنے ماحول کو پولیوٹ کیا, ہم نے پانی کو پولیوٹ کیا, سوائل کو پولیوٹ کیا, ایئر کو پولیوٹ کیا. اس ایکسیسو ایگرو کیمیکل یوز سے ہم نے اپنی بایو ڈائیورسٹی کو بھی نقصان پہنچایا. اس لیے ابھی ایک اویکننگ جو ہے نا پورے دیش میں اور جموں کشمیر میں خاص کر اب جو ہم ایگریکلچر کریں گے یہ ایک سسٹینیبل اور ایکو فرینڈلی ایگریکلچر ہونا چاہیے. تو میں یہاں تھوڑا بتا دوں کہ جب ہم HADP کو فارمولیٹ کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ HADP کو اگر ہم کریں گے ایک نیا روڈ میپ ہم لائیں گے, اس کے کچھ اصول ہونے چاہیے کہ اصولوں پہ ہم اپنے HADP کو فارمولیٹ کرنا. تو 3 اصول ہیں ہمارے اس پروگرام کے. ایک ہے ہمارا فوڈ نیوٹریشنل اور اکنامک سیکورٹی. دس از دی پرنسپل نمبر 1 کہ ہم نے اپنے لوگوں کی فوڈ سیکورٹی اور اس کو ہمیں انشور کرنا ہے. اور دوسرا ہے ہمارا اکویٹی اینڈ انکلوژن آف دی اسٹیک ہولڈرس کہ جتنے بھی ہمارے کمزور طبقے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونے چاہیے. اور تیسرا ہے ایکو سسٹم سسٹینیبلٹی سو دیٹ ہم ایکو فرینڈلی انٹرونشن کریں گے ایگریکلچر سے. اسی لیے جو دیش میں نعرہ چلا اس وقت آرگینک فارمنگ کا, نیچرل فارمنگ کا, یہ یہی ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے, آنے والی جنریشنز کے لیے ہم اپنے اس ریسورسز کو اور زیادہ خراب نہیں کریں گے. جیسے آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ جموں کشمیر میں ہم پہلے کیمیکل فرٹیلائزر ڈالتے تھے, آج ہم ورمی کمپوسٹ جو یونیورسٹی نے اور جو ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میں اپنے فارمرز کو ہم سمجھاتے ہیں کہ مطلب اس طرح سے جو آرگینک کھاد ہے وہ ان کو ہم کیسے یوز کریں گے, ہم انٹیگریٹڈ پیسٹ اور ڈیزیز مینجمنٹ ہم کیسے کریں گے. جو کسان سمپرک ابھیان تھا یا جو وکست کرشی سنکلپ ابھیان تھا اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم نے یہ نئی باتیں اور یہ نئی ٹیکنالوجیز اپنے فارمر سے پہنچائیں. اسی طرح سے کسان کریڈٹ کارڈ ہے کہ آپ ابھی بات کر رہے تھے. ایک فارمر ہے, اس کے پاس امیڈیٹ انپٹ لانا ہے, اس نے ایک بیج خریدنا ہے, اس نے کوئی امپلیمنٹ لینا ہے یا اس کو کچھ لیبر ہے, تو اس کے پاس گورنمنٹ نے ایک کسان کریڈٹ کارڈ فراہم کیا ہوا ہے جس سے وہ گورنمنٹ سے بہت ہی آسان شرطوں پہ کریڈٹ لے سکتا ہے, ادھار لے سکتا ہے بینک سے, اور بعد میں وہ واپس وہ کریڈٹ دے سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. اگر ہم نے ایگریکلچر کو آگے بڑھانے, فارمر کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہونی چاہیے, انپٹس بھی ہونی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ میں کیش بھی ہونا چاہیے جس سے وہ کام کرے. تو یہ ایک مسلسل ہماری کوشش ہے یونیورسٹیز کی اور جو ہمارے الائڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, ایگریکلچر, ہارٹیکلچر, اینیمل ہسبنڈری, ہم سب مل کے ایک ہی پلیٹ فارم پہ اپنے فارمرز کو ان اسکیمز اور ان پروگرامز کے بارے میں اویئر کرتے رہتے ہیں. پروفیسر صاحب, اب تھوڑا سا ہٹ کر کی بات آئی, آپ نے اسکاسٹ کشمیر کو ریسنٹلی جو ہے 3rd رینک مل گئی, تو اس حوالے سے میں مختصر جاننا چاہوں گا کہ آگے اور کتنا کام کرنا باقی ہے تاکہ ہماری رینکنگ جو ہے وہ فرسٹ پہ آ جائے. ہم نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے کچھ اصول بنائے ہیں. رینک اپنی جگہ ٹھیک ہے, ہم کبھی 27ویں رینک تھی, پھر چلتے چلتے ہماری رینک 3rd آئی. اگر ہم پہلی رینک پہ بھی پہنچتے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن اس سے بڑھ کے ہماری یونیورسٹی نے جو یہ ایک بڑا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ایک پلیج کہ ہمیں کام کرنا ہے جس سے ہم کہیں گے کہ اپنے سوسائٹی, اپنے سماج اور اپنے لوگوں کے لیے, وہ ہے ایک نعرہ ہے ہماری یونیورسٹی کا, اسکاسٹ کشمیر فار کوالٹی آف لائف. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو اتنا ایڈوانس کرنا ہے کہ جو سب سے دور ہمارا فارمر جس کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے امیونٹیز کو, اس کے پاس روڈ نہیں ہے, اس کے پاس ہیلتھ فیسلٹی نہیں ہے, اس کے پاس اسکول نہیں ہے, اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے کہ وہ ان امیونٹیز کو حاصل کرے, اس فارمر تک ہم ایگریکلچر کے نئے طریقے اور نئی ٹیکنالوجی کیسے لے جائیں کہ اس کی آمدنی اتنی بڑھ جائے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجے, جو اس کے گھر کے جو بزرگ ہیں ان کا ہیلتھ کا خیال کرے, اپنا گھر کی حالت کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے. تو بنیادی طور پہ ہمارا بڑا مقصد وہ ہے کہ ہم ایک سوشلی ریلیونٹ آرگنائزیشن ہے. رہا سوال آپ کا کہ ہم 1 نمبر تک کیسے پہنچیں گے, یہاں تک آنا بھی بڑا کٹھن ہے, لیکن یہاں سے آگے جو 2 انسٹیٹیوشن ہم سے آگے ہیں, ایک ہے پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی اور دوسرا تامل ناڈو ایگریکلچر یونیورسٹی. کافی پرانی یونیورسٹیز اور کافی اچھی یونیورسٹیز ہیں. تو ہماری یہی دعا ہے اور کوشش ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں, لیکن چونکہ ایک کمپٹیشن ہے ہم کوشش کریں گے کہ جو نئی ٹیکنالوجیز کو اور جو ہمارا امپیکٹ رہے گا سوسائٹی میں وہ آگے کاؤنٹ ہوگا اور ضرور ہم ایک دن پہلے نمبر پہ آئیں گے. پروفیسر نذیر صاحب, ریسنٹلی جو 2nd انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی JNK کی اسٹیٹ ہانگل پہ یا باقی انگولیٹس پہ جو ایکسٹنکشن کا ایک مطلب خطرہ بھی ہے یا دیٹ از ناؤ دا ریئلٹی, تو کتنا کم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ نے انٹرنیشنل کانفرنس ابھی آرگنائز کی, تو اس حوالے سے کس طرح کے ٹیک اویز آپ کو ملے اور کن لوگوں نے یا کون سے ڈیلیگیٹس تھے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے آپ؟ پہلے میں بتا دوں کہ
अभी कुछ दिनों पहले हमने सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हांगुल कंजर्वेशन करी और पहली हमने 2010 में करी थी। तो वो इस मकसद से था कि हांगुल जो हमारा एक हेरिटेज एक स्टेट एनिमल है, इसकी आबादी बहुत कम हो रही थी। 1990 की दहाई में इसकी आबादी करीब 100 से कम हुई थी और आज इंटरवेंशन की वजह से इसकी जो पॉपुलेशन करीब 300 तक। तो हमने इस कॉन्फ्रेंस में हांगुल को एक बुनियादी तौर पर रेफरेंस के लिए हमने उसको चुना था, हांगुल को, कि इसकी आबादी कम हो रही है। लेकिन हमारा बड़ा मकसद था इस कॉन्फ्रेंस में हांगुल को लेके कि हमने पूरे इकोसिस्टम को, जो हमारा पूरा एक एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, उसको हमने कैसे बचाना है। हांगुल को अगर हमने बचाना है तो हमारे जो जंगल है, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसको भी हमने आगे बचाना होगा। तो कुछ सिफारिशात हमने बनाई है जो हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करेंगे और ये कोशिश होगी कि हमने इस हेरिटेज एनिमल को भी बचाना है और हमने अपने इस सेंसिटिव जो जम्मू कश्मीर में हम एक हिमालयन स्टेट है, हमारा जो क्लाइमेट है वो बहुत ही फ्रेजाइल है और हमने देखा अब की बार इतनी सारी फ्रीक्वेंट हमारी क्लाउड बर्स्ट यहाँ पे हुए, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ, प्रॉपर्टी और लाइफ का बड़ा नुकसान हुआ। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से जो हमारे ग्लेशियर हुआ करते थे वो बहुत कम होते जा रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं हमारे ग्लेशियर्स। नदी नालों में हमें जब पानी होना चाहिए तब वो पानी नहीं होता है। फॉरेस्ट पे हमारा बड़ा जबरदस्त प्रेशर है। तो पूरे गवर्नमेंट की और यूनिवर्सिटीज की और पूरे समाज की मिलके हमने ये कोशिश करनी है कि नेचर ने जो हमें खूबसूरती दी थी, हमने उस खूबसूरती को बचाना भी है और जो है ना टूरिज्म भी हमने आगे बढ़ाना है, लेकिन टूरिज्म के नाम पे हमने अपने एनवायरनमेंट को खराब नहीं होने देना है। तो बुनियादी तौर पे ये वैसे ही। लेकिन जहां तक सवाल है आपके, जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, करीब 10-11 मुल्कों से जो एक्सपर्ट यहाँ पे आए थे इस कॉन्फ्रेंस में। तो उन्होंने भी अपने जो उनके एक्सपीरियंस हैं, तजुर्बे हैं, वो हमसे शेयर किए और साथ में हमने उनके साथ कुछ लिंकेजेस भी डेवलप करी ताकि आगे जाके हम उनसे और सीखें और उनसे जो है ना कुछ ज्वाइंट R&D प्रोग्राम्स भी करें जिनसे हम कई सारी इश्यूज को एक साथ एड्रेस कर सकते हैं। प्रोफेसर नजीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन, आज के खुसूसी प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई साहब ने यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी, रोल और मुस्तकबिल के हवाले से कई अहम नुकात पर रोशनी डाली। आप अपना फीडबैक radiokashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। सामीन, इसके साथ ही आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के आज के खुसूसी प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। मुझे मेरे साथी न्यूज एडिटर अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग माविन दीवा यूसुफ, जावेद अहमद वानी और एडिटिंग असिस्टेंट नसीर अहमद के हमरा इजाजत दें। खुदा हाफिज।